गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दोनों तरीके के एड्सॉर्प्शन को कंप्लीट किया था और आइसोथर्म, फ्रुंडलिच आइसोथर्म पूरा पढ़ा था, राइट। चलो, सो इस लेक्चर में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटालिसिस, लेकिन फॉर्चुनेटली ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो टॉपिक नंबर 5.2 पूरा यहाँ से निकल जाएगा। सो हमें डायरेक्ट टॉपिक 5.3 स्टार्ट करना है। सो कैटालिसिस तो पूरा यहाँ से निकल गए, यानी कि आपके चैप्टर का नियर अबाउट 30% तो ये एक टॉपिक कैरी करता है, वो निकल जाएगा। तो ये 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी निकल जाएंगे यहाँ से, 5.4, 5.5 एंड 5.6। ठीक है, चलो अब जो हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक है कॉलोइड्स। व्हाट इज कॉलोइड्स, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, राइट, दैट सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस सिस्टम्स। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, वी नो दैट, राइट। वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टिर्ड गिव अ सस्पेंशन which slowly settle down with time। जब आप वाटर के अंदर सैंड डालते हो, उसको स्टर करते हो, तो वो हमें सस्पेंशन देता है, पार्टिकल्स सैंड के, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो पार्टिकल्स वापस से नीचे बैठ जाते हैं। ओके, बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ सस्पेंशन एंड द सॉल्यूशन वी कम अक्रॉस अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड कोलोइडल डिस्पर्शन और सिंपली कोलोइड्स। सस्पेंशन एंड होमोजीनियस सिस्टम यानी कि सॉल्यूशन, दोनों के बीच का जो फेज रहता है उस फेज को कोलोइड्स कहा जाता है, या फिर कोलोइडल डिस्पर्जन कहा जाता है, डिस्पर्जन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे। अ कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज अ डिस्पर्स्ड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज में होता है एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा और उसके अंदर जो कोई भी फाइन पार्टिकल आपने लगाए हैं वो हो जाएंगे डिस्पर्स्ड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। चलो, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलोइड इज दैट ऑफ द पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन और कोलोइड के बीच में पार्टिकल साइज का डिफरेंस रहता है, दोनों के पार्टिकल के साइज अलग अलग। कोलोइड के पार्टिकल्स बड़े होंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होंगे। ठीक है, while in a solution the constituent particles और are ions in a small molecules, और colloid के अंदर dispersed phase may consist of particles of a single macromolecule such as protein और polymers। सॉल्यूशन के अंदर या तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे पार्टिकल के रूप में या फिर आयंस होंगे, जबकि कोलोइड के अंदर मैक्रोमोलेक्यूल होंगे, जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीमर है। ठीक है, और एग्रीगेट ऑफ मेनी आयंस, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का पूरा एक ग्रुप रहेगा। चलो, अब उसकी साइज मैटर करती है। कोलोइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन के अंदर सैंड के पार्टिकल है, उससे उसके पार्टिकल छोटे रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े। ओके, उनकी रेंज क्या रहेगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर उनकी रेंज रहती है, रेंज याद रखना। कोलोइडल पार्टिकल हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। फॉर एग्जाम्पल, consider a cube with a 1 centimeter size, it has total surface area 6 centimeter square। अगर आपने उसको 10⁻12 क्यूब के अंदर डिवाइड किया तो अब उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 6 मीटर स्क्वायर। दिस एनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, जो हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, कोलोइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया पे कोलोइड को क्लासिफाइड यानी कि उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें से सबसे पहला है फिजिकल
स्टेट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दोनों का स्टेट कौन सा है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, इंटरेक्शन का नेचर कौन सा है। और तीसरा रहेगा टाइप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का टाइप कौन सा है डिस्पर्स्ड फेज का। ये तीन चीजें डिफाइन करेगी, ठीक है। चलो अब सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन 1, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम आर सॉलिड लिक्विड गैस 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड सिस्टम्स आर पॉसिबल, टोटल 8 टाइप ऑफ सिस्टम बनती है। अ गैस मिक्स्ड विथ अनदर गैस, होमोजीनियस मिक्सचर, hence it is not a colloidal system, तो वो निकल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गिवन इन अ टेबल देख लो, मैनी सिमिलर commercial products and natural objects are colloid, for example whipped cream is a foam which is gassed dispersed in a liquid। उसके बाद है फायर फाइटिंग foams used in a emergency airplane landing are also colloidal system। Most biological fluid are aqueous sols, यानी कि solids in a water। Within a typical cell, protein and nucleic acid are colloidal sized particle dispersed in a aqueous solution of ions and a small molecules। यानी कि सोल यानी कि solids in liquids, उसके बाद gel यानी कि liquid in solids and emulsion liquid in liquid। However, in this unit we will take up discussion for sols and emulsions only, ठीक है। जेल्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, और वहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम रहेगा वाटर। सोल इज कॉल्ड एक्वासोल और हाइड्रोसोल, जहाँ पे पानी यूज़ किया जाता है, और अगर अल्कोहल यूज़ किया तो उसको अल्कोसोल कहा जाएगा, ठीक है। चलो टेबल देख लो, टेबल से मोस्ट IMP MCQs निकलेंगे, टेबल 5.4 से MCQs निकलेंगे, डेफिनेटली एक MCQ टेबल 5.4 से होगा और होगा। ये पूरे क्लासिफिकेशन में टेबल इंपॉर्टेंट है 5.4.1 के अंदर, ठीक है। चलो जब आपने सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स किया तो वो हो जाएगा सॉलिड सोल, जैसे कि कोई कलर्ड ग्लास होता है, फिर जेमस्टोन होते हैं। फिर अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला तो वो सोल कहा जाएगा, सारे पेंट्स रहते हैं, सेल फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ये रहा फायर फाइटिंग फोम्स, राइट। चलो मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर एक्यूअस सोल, तो यहाँ पे आ जाता है सेल फ्लूइड्स। चलो उसके बाद गैस के अंदर सॉलिड को फ्यूज किया जाता है, तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो होगा एरोसोल कहा जाता है जिसे, ठीक है। उसके बाद है अगर आपने सॉलिड के अंदर लिक्विड डाल दिया तो हो जाएगा जेल, जैसे कि चीज़ है, जेलीज है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड के अंदर लिक्विड तो इमल्सन, जैसे कि मिल्क, कोई हेयर क्रीम लगा लो, शैम्पू, बटर। अगर गैस के अंदर लिक्विड डाला तो वो भी एरोसोल कहा जाएगा। गैस के अंदर सॉलिड या लिक्विड डालोगे एरोसोल, लेकिन उसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेज। अगर सॉलिड के ऊपर गैस लगाया तो सॉलिड सोल बनेगा, प्यूमाइस्टोन है, फोम रबर है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर गैस तो वो फोम बनाएगा, जैसे कि फ्रोथ रहते हैं, व्हिप्ड क्रीम जो ऊपर आया था, सोप लेदर है, सोप के फ्रोथ होते हैं वो। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कौन से एग्जाम्पल कहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर गैस के अंदर किसी भी चीज़ को लगाओगे तो वो कहा जाएगा एरोसोल। अगर सॉलिड के अंदर किसी भी चीज़ को लगाओगे तो अगर सॉलिड पे सॉलिड लगाया तो सॉलिड सोल, सॉलिड के अंदर गैस लगाया तो भी सॉलिड सोल बनेगा, लेकिन अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड लगाया तो जेल बनेगा। अब लिक्विड के अंदर सॉलिड डालोगे तो सोल, लिक्विड के अंदर लिक्विड तो इमल्सन, लिक्विड के अंदर गैस तो फोम, ये याद रखना है, ठीक है। चलो
उसके बाद हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किस तरीके से होता है उसके बेसिस पे बनाया गया है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है लायोफिलिक, यानी कि सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, पानी से जो अट्रैक्ट होता है, और दूसरा है लायोफोबिक, यानी कि जो सॉल्वेंट को रिपल करता है, पानी से दूर होने वाला। ठीक है, अगर पानी यूज करोगे तो हाइड्रोफिलिक जो पानी से अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक जो पानी से रिपल करता है, यानी कि पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। चलो, लायोफिलिक कोलोइड्स, यानी कि लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, लिक्विड से जो अट्रैक्ट होगा। कोलोइडल सोल्स directly formed by mixing substance like gum, gelatin, starch and rubber with a suitable liquid are called lyophilic soul। चलो, कौन कौन है? गम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबर, याद रखना। The important characteristic of these sols is that if a dispersion medium is separated from the dispersed medium, for example by evaporation, sol can be reconstituted by simply remixing them विथ अ डिस्पर्सन मीडियम। अगर वो आपने उनको अलग कर दिया, कोई बात नहीं, वापस से मिक्स कर दो, वापस से वो सोल बना लेंगे। ये लायोफिलिक का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। दिस इज वाई दिस सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स। लायोफिलिक सोल्स को रिवर्सिबल सोल्स भी कहा जाता है। दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड एज डिस्कस्ड लेटर। कोगुलेटेड का मतलब उनको वापस से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो लायोफिलिक कोलोइड्स जो है वो स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है? गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, याद रखना। अब लायोफोबिक की बात करते हैं, यानी कि लिक्विड हेटिंग, जैसे कि मेटल्स है और मेटल के सल्फाइड्स है। व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद डिस्पर्स्ड मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलोइड सोल। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी मेटल को या किसी सल्फाइड्स को आपके डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कोलोइड नहीं बनाएगा, राइट? देयर कोलोइडल सोल कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय अ स्पेशल मेथड। वो स्पेशल मेथड से ही बनते हैं। सच आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स। दीज सोल्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड। उनका डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन होता है। अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर उनको हीट किया, आपको उसको सेक किया, या फिर आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड की, तो उनमें जो कोलोइडल पार्टिकल है वो सीधे ही सॉलिड फॉर्म में आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे कोगुलेशन कहते हैं। यानी कि वो अनस्टेबल होता है, दे आर नॉट स्टेबल। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, वो वापस से सिंपल मेथड से मिक्स करने से वापस से सोल नहीं बनाएंगे, सो दे आर इरिवर्सिबल। लायोफिलिक सोल आर यूजिंग स्टेबिलाइजेशन एजेंट। यहां पे स्टेबिलाइजेशन एजेंट चाहिए होगा, लायोफिलिक के अंदर स्टेबिलाइजेशन एजेंट नहीं चाहिए होगा। तो ये तीसरा डिफरेंस बना लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलोइड्स का डिफरेंस। ठीक है, it is liquid loving, liquid hatting, reversible, irreversible, stable, unstable। क्लियर? चलो, उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि मल्टी मोलिकुलर है, मैक्रोमोलिकुलर है, एसोसिएटेड कोलोइड्स है। 3 टाइप बनेंगे। ठीक है, चलो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेस, यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है। ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और अ स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफाई हैविंग अ साइज ऑफ कोलोइड रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। यानी कि जब आपने डिसोल्यूशन किया तो उनके एटम या मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे
जो कितना बड़ा होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बड़ा होगा, ठीक है। द स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स, देयरफॉर इसे मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड कहा जाता है। एग्रीगेट होते हैं, टुगेदर होते हैं, दैट्स व्हाई। फॉर एग्जांपल, अ गोल्ड सोल may contain particles of various size having many atoms। उसके बाद सल्फर सोल है, वहां पे भी 1000 और मोर एसिड मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये दोनों हो गए मल्टी मोलिकुलर कॉलोइड्स। उसके बाद दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स, यानी कि प्रोटीन्स। चलो, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ suitable solvent form solution in which size of the macromolecule may be in a colloidal range, such solution are called macromolecule। These colloid are quite stable, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहते हैं, एंड वो ट्रू सॉल्यूशन से मैच भी करते हैं, रिसेंबल करते हैं। एग्जाम्पल नेचुरली अकरिंग आर स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स है, ठीक है। एंड दोज ऑफ मैन मेड पॉलीथीन्स है, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर है। तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है। एक ही मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, लेकिन कॉलोइड रेंज में होना चाहिए 1 to 1000 नैनोमीटर। तीसरा है मिशेल्स, यानी कि एसोसिएटेड कॉलोइड्स। मिशेल आपको पता है क्या है? सोप क्लीनिंग में आता था, याद करो, क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप में आता था मिशेल, राइट। These are the substance which at low concentration behave as a normal strong electrolytes but at a higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates। यानी कि सोप के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स पानी के साथ अटैच होते हैं और एक मिशेल बनाते हैं, और वो जो नॉन पोलर टेल रहती है वो ऑयल की ओर रहती है। याद है आपको ये सब चीज़ें? The aggregate particle thus form are called Michel। These are also known as the associated colloids। Michels भी कह सकते हो, associated colloids भी कह सकते हो। The formation of metal take place only above the particle temperature, that is called Kraft temperature, याद रखना है। And above the particle concentration are called critical Michel concentration, CMC। ये दो चीजें जब फॉलो होती है तभी मिशेल बनता है। एक स्पेशल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा और एक स्पेसिफिक मिशेल बनने का टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर के टेम्परेचर पे ही मिशेल बनता है। ऑन डाइल्यूशन दिस कॉलोइड्स रिवर्ट बैक टू द इंडिविजुअल आयंस। और जब आप उसको डाइल्यूट करते हो, पानी ज्यादा डालोगे तो मिशेल टूट के अपना वापस से सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, वो इस क्लास के अंदर आते हैं। सोप का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए? 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोलर। These colloids have both लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स, क्योंकि एक पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होता है, एक पार्ट रिपल करता है, ठीक है। मिशेल में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। चलो, तो ये 3 टाइप हो गए। अब जो मैकेनिज्म है मिशेल का वो पूरा हटा दिया है, यानी कि मैकेनिज्म हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये कोई चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो, क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सोप भी नहीं है। उसके बाद हमारा 4th टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड। अब कॉलोइड कैसे बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉलोइड बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ एक मेथड्स यहाँ पे दी है, सारी नहीं है, कुछ एक दी है। उसमें से सबसे पहली मेथड है केमिकल मेथड। कोलोइड डिस्पर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये 4 तरीके की रिएक्शन यूज हो सकती है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं और वो सोल बनाते हैं। सॉल्यूशन नहीं, सोल यानी कि कॉलोइड्स। जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड को आपने H2S के साथ रिएक्शन करवाया, उसका डबल डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि S2S3 बन जाएगा, जो कि एग्रीगेट मॉलिक्यूल होगा, सोल बनाएगा और वाटर वहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये सोल मिला आपको। वैसे ही जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड को
H2S से रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे सल्फर रिलीज होगा जो एग्रीगेट हो जाएगा पानी के साथ। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ किसका, H2S का। उसके बाद जब आपने सिल्वर क्लोराइड को मिथेनॉल यानी कि फॉर्माल्डिहाइड से रिएक्ट करवाया, रिडक्शन करवाया उसका, तो वहाँ से गोल्ड जो है, सॉरी नॉट सिल्वर, गोल्ड एग्रीगेट हो जाएगा, वो सोल बनाएगा, और जो आपका मिथेनॉल था वो मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया और 6HCl रिलीज हुआ। याद रखना ये सारी रिएक्शन। और हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपने Cl निकाल के OH लगा दिया तो इसका एग्रीगेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, जो कि आपको सोल बना के देगा। ठीक है, चारों रिएक्शन आपको याद रखनी है। सोल की प्रिपरेशन कैसे होती है उसकी है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेथड 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर आप इसे ब्रिज आर्क भी कह सकते हो। आप डायग्राम देखो यहाँ पे इन्होंने अपना एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर आपने डिस्पर्जन मीडियम फॉर एग्जांपल वाटर रखा है, उस वाटर के नियर अबाउट आपने आइस बाथ यानी कि पानी और आइस को मिक्स करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रख दिए हैं, एक के साथ बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, एक के साथ बैटरी का नेगेटिव चार्ज। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। आप यहाँ पे कंडेंसेशन भी करोगे क्योंकि आइस बात है, और साथ में डिस्पर्जन भी होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल कैसे, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसे बनेंगे, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। In this method, electrical arc is struck between electrode. इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिकल आर्क रखा जाएगा, याद रखना, of metal immersed in a dispersion medium. The intense heat produced vaporize the metal, और वहाँ पे मेटल वेपराइज हो जाएगी, which then, और फिर उसका कंडेंसेशन होगा और उसके जो पार्टिकल्स है वो कोलोइडल साइज के रहेंगे। समझ में आया? ये जो मेटल है यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिकल आर्क रखा है, तो मेटल जो है वो वेपराइज होगी, और जब वेपराइज होके डिस्पर्जन मीडियम में आएगी तो वहाँ पे आइस बात की वजह से उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और वो एग्रीगेट होके कोलोइडल पार्टिकल बनाएंगे, और जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर के लिए, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन भी 2 मार्क में हो सकता है। ठीक है, सॉरी 3 मार्क में। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल्ट। जो प्रेसिपिटेशन मिलता है उसको कोलोइड में कन्वर्ट करना बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम इन अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट में आपके पार्टिकल को शेक करना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से पेप्टाइजेशन होता है, दैट्स वाई इसे पेप्टाइजेशन एजेंट कहा जाता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो आपका हो जाएगा पेप्टाइजेशन एजेंट। दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेशन इनटू द कोलोइड सॉल्यूशन। जैसे कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्ड one of the ions of the electrolyte on its surface. This caused development of the positive or a negative charge on the precipitate, which ultimately break up into the small particles of the size of colloids. क्या हुआ, आपने जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो आपके जो प्रेसिपिटेशन थे उन्होंने आइदर पॉजिटिव चार्ज आइदर नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया। जब आपने उसको शेक किया अच्छे से, तब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो ब्रेक होके छोटे उसके मॉलिक्यूल बन गए, साइज हो गया कोलोइडल साइज, दैट्स वाई वो हो गए पेप्टाइज्ड। यू विल लर्न अबाउट दिस फिनोमिनन डेवलपमेंट एंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इन, ये है सिलेबस में 5.4.6। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बात करेंगे डिटेल में। तो पेप्टाइजेशन यहां से कंटिन्यू करना होगा वहां पे, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन। ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिया है तो हमें नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, चलो सो सारी मेथड निकल जाएगी। और अब डायरेक्टली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल
सॉल्यूशन के बारे में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। चलो, इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट है, फिर कलर है, ये तीनों यहाँ से निकाल दिए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हटा दिया है सिलेबस से, तो नहीं पढ़ना है हमें। उसके बाद टिंडल इफेक्ट को भी हटा दिया है, वो भी नहीं पढ़ना है, और कलर को भी हटा दिया है, तो कलर को भी हमें नहीं पढ़ना है। तो तीनों निकल गए, समझ में आया? चलो, चौथा प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो सिलेबस में रखा गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चलो, तो आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड दैट इज ब्राउनियन मोमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, when a colloid solution are viewed under powerful ultra microscope, a colloidal particle appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. This motion was first observed by Robert Brown. That's why इसे ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। सिंपल सी बात है, जब आपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसको देखा, आपके सॉल्यूशन को, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो जिगजैग लाइन के अंदर मूव करते थे, और वो ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। दैट्स व्हाई इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द कोलोइड। कोलोइड के नेचर से इसको कोई रिलेशन नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना जिगजैग करता है। आपके सॉल्यूशन की, यानी कि आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी पे वो डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी यानी कि कितना डेंस है आपका डिस्पर्जन मीडियम, तो जिगजैग लाइन भी उसके हिसाब से चेंज होगी। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर द मोशन। सिंपल सी बात है, जितना कम डेंस विस्कोसिटी जितना कम होगा, मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। पार्टिकल जितना छोटा होगा, मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज been explained to be due to unbalanced bombardment of the particle by the molecules of a dispersion medium. आपके जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली बोम्बार्डमेंट यानी कि उनका कोलोजन होता है, अनबैलेंस्ड कोलोजन होता है, उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, ठीक है? द ब्राउनियन मोमेंट हैज स्टीयरिंग इफेक्ट, it does not permit the particles to settle, और ये ब्राउनियन मोमेंट कंटिन्यूस होता रहता है। दैट्स वाई वो पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होने देते, और ये रीजन है कि आपके पार्टिकल जो है वो स्टेबल है। आपके पार्टिकल स्टेबल है, इसका यही रीजन है ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।